हेलो साथियों, नमस्कार। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहे हैं। इस अध्याय से 2 सेशन हम बनाएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सेशन रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करके इस चैनल को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाएं। ये चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपके लिए अच्छे वीडियो डालेगा, अच्छे आपके लिए क्वेश्चन लाएगा। बस हमें आप मोटिवेट करते रहें। चलिए, इस सेशन का पहला क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कौन है, पूछा गया है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कौन है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक मैं आपको बता देता हूं, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स ही वैज्ञानिक समाजवाद एवं साम्यवाद के प्रवर्तक थे। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा वाह, कार्ल मार्क्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसार के करोड़ों व्यक्ति नवयुग का देवता किसे मानते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। संसार के करोड़ों व्यक्ति नवयुग का देवता किसे मानते हैं? तो नवयुग का देवता माना जाता है कार्ल मार्क्स को ही। नवयुग को बुद्ध को नहीं, ईसा को नहीं, मोहम्मद को नहीं, ये कार्ल मार्क्स के बारे में ये वाक्य बोला गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डार्विन और फ्रायड की भांति निम्नलिखित में से किसने मानव समाज की विचारधारा को नई दिशा प्रदान की? तो डार्विन, क्वेश्चन पे ध्यान देना, डार्विन और फ्रायड की भांति निम्नलिखित में से किसने मानव समाज की विचारधारा को नई दिशा प्रदान की? वो प्रदान करने वाले ना हम टी.एच. गिरीन को नहीं मान सकते, ना गांधी को मान सकते हैं, ना लेनिन को। ये प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका उत्तर सही होगा वाह, कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स ने एक नई दिशा प्रदान की थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? ये साम्यवाद के जनक या वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स का जन्म हम आपको बताते हैं। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये इंग्लैंड में बाद में गए थे। इनका जन्म जर्मनी में ही हुआ है। तो आपका 4 नंबर प्रश्न का कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, आपका ऑप्शन आ सही होगा, जर्मनी में। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कार्ल मार्क्स ने अध्ययन किया था, उस विश्वविद्यालय का नाम बताना है आपको जहां पर कार्ल मार्क्स ने अपनी शिक्षा अर्जित की, जहाँ पे विद्या अध्ययन किया, जहाँ पे शिक्षा प्राप्त की। तो उस विद्यालय का नाम आपको बताना है। तो क्या कार्ल मार्क्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? नहीं, गलत। क्या मॉस्को विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? नहीं, ये भी गलत। क्या पेरिस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? नहीं, ये भी गलत। क्या बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? हाँ, बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था कार्ल मार्क्स ने। तो आपका 5 नंबर प्रश्न का उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर द, बर्लिन विश्वविद्यालय। यहीं से मार्क्स ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। अगले प्रश्न पे आइए। कार्ल मार्क्स को छात्रावस्था में प्रभावित करने वाला दार्शनिक कौन था? कार्ल मार्क्स को छात्रावस्था में प्रभावित करने वाला दार्शनिक कौन था? तो आपको हम बता देते हैं, उस दार्शनिक का नाम है हीगल। कार्ल मार्क्स को छात्रावस्था में प्रभावित करने वाला विद्वान हीगल थे। हीगल के ही दर्शन को कार्ल मार्क्स ने अपना दर्शन बनाया, बस उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया। कार्ल मार्क्स ने कहा भी है, मैंने हीगल के दर्शन को सर के बल खड़ा पाया और उसको पैर पर खड़ा कर दिया। तो कार्ल मार्क्स ने वाक्य कहा था,
मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया। मैं वास्तविक जमीन पर, पृथ्वी पर उसको अपने पैरों पर खड़ा किया हूँ। ये कार्ल मार्क्स ने हीगल के बारे में ही कहा था। तो कार्ल मार्क्स को छात्रावस्था में प्रभावित करने वाला दार्शनिक कौन था? वो हीगल महोदय थे, हीगल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। मार्क्स की पत्नी का नाम क्या था? तो मैं आपको बता देता हूँ। जब इतने बड़े विद्वान थे, दार्शनिक थे, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे, साम्यवाद के जनक थे, तो इनकी पत्नी का भी नाम याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कुछ प्रश्न में, आपके परीक्षा हाल में ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो मार्क्स की पत्नी का नाम क्या था? जेनी। जेनी, मार्क्स की पत्नी का नाम क्या था? जेनी था। मार्क्स की पत्नी का नाम जेनी था, जेनी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, ये पूछा जा रहा है, ये पुस्तक किसकी कृति है? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मार्क्स और एंजेल्स दोनों लोगों ने मिलकर इसकी रचना की थी। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की रचना कार्ल मार्क्स एवं एंजेल्स की संयुक्त कृत है। कार्ल मार्क्स की कृत है दास कैपिटल, पर यह कृत आपसे पूछा गया है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मार्क्स एवं एंजेल्स की संयुक्त कृति है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवाय और कुछ नहीं है। यह वक्तव्य निम्न में से किसमें अंकित है? यह आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इस वाक्य का किस पुस्तक से लिया गया है, किस पुस्तक में ये लिखा गया है। मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवाय और कुछ नहीं है। ये वक्तव्य किसमें अंकित है? तो ये वक्तव्य कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में ही अंकित है। दास कैपिटल नहीं लगा देना। ग्रामर आप लास्ट पार्टी से तो लास्की की पुस्तक है, नहीं, इसमें नहीं लगा देना। साम्राज्यवाद लेनिन की रचना है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में अंकित है मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवाय और कुछ नहीं है। तो चलते हम अगले क्वेश्चन पे। वैज्ञानिक समाजवाद का ही दूसरा नाम पूछ रहा, मैं बार बार बता रहा हूं, वैज्ञानिक समाजवाद का दूसरा नाम है मार्क्सवाद। हमने ऊपर के प्रश्नों में बताया वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद के जनक कौन हैं? तो कार्ल मार्क्स हैं। तो वैज्ञानिक समाजवाद का ही दूसरा नाम है मार्क्सवाद। वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद एक ही शब्द, एक ही बात है, चाहे उसको वैज्ञानिक समाजवाद कहिए या मार्क्स समाजवाद, दोनों एक ही नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क्स ने हीगल के किस विचार को ग्रहण किया? मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक की प्रक्रिया को ग्रहण किया, द्वंद्ववाद को। मार्क्स ने हीगल के किस विचार को ग्रहण किया? द्वंद्ववाद की प्रक्रिया को। जैसा कि मैं पहले के प्रश्नों में बताया हूं, मार्क्स ने हीगल के बारे में कहा, मैंने हीगल के दर्शन को सर के बल खड़ा पाया, पर मैं इसको वास्तविक जमीन पर पैर के बल खड़ा कर दिया हूं। तो मार्क्सवाद ने हीगल के किस विचार को ग्रहण किया? द्वंद्ववाद की प्रक्रिया को ग्रहण किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कार्ल मार्क्स ने अपने ग्रंथ दास कैपिटल के लिए सामग्री एकत्रित की थी। कहाँ से भाई एकत्रित की, ये आपको बताना है। तो कार्ल मार्क्स ने अपने ग्रंथ दास कैपिटल के लिए सामग्री एकत्रित की थी। कहाँ से एकत्रित की थी? तो ये आपको बताना है। बर्लिन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से नहीं भाई, यहाँ से नहीं। हॉलैंड के पुस्तकालय से भी नहीं। ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय से की थी। कार्ल मार्क्स ने अपने ग्रंथ दास कैपिटल के लिए सामग्री कहाँ से इकट्ठा किया था? तो इकट्ठा किया था ब्रिटिश म्यूजियम से। ब्रिटिश म्यूजियम से
ब्रिटिश म्यूजियम से ग्रहण किया था? ये ब्रिटिश म्यूजियम से। चलिए भाई, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम से, ये आपको बता दिया, ब्रिटिश म्यूजियम से। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यह ग्रंथ साम्यवाद की बाइबिल है। इसमें आपसे पूछा जा रहा प्रश्न नंबर 13 में, कौन सा ग्रंथ साम्यवाद की बाइबिल है? तो दास कैपिटल को ही साम्यवाद का बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है। आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पे नहीं लगाना। आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या टेट, सुपर टेट आदि में या जीके में अगर पूछता है तो दास कैपिटल को ही मानता है। दास कैपिटल को साम्यवाद का बाइबिल माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन बनाया था? प्रश्न नंबर 14। किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन बनाया था? लेनिन ने बनाया क्या? कार्ल मार्क्स ने बनाया था क्या? एंजेल्स ने बनाया था क्या? स्टालिन ने बनाया था क्या? आपको इसमें से बताना है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन किसने बनाया था। तो हम आपको बता देते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन कार्ल मार्क्स ने बनाया था। कार्ल मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन कार्ल मार्क्स ने बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। मार्क्स ने अपने सिद्धांतों को वैज्ञानिक समाजवाद कहा क्योंकि, ये आपसे पूछ रहा है कि मार्क्स ने अपने सिद्धांतों को वैज्ञानिक समाजवाद कहा क्योंकि, किस लिए कहा? उसने कहा, उसने एक वैज्ञानिक की भांति समाज के स्वरूप एवं विकास के नियमों की खोज करने का प्रयत्न किया। पूर्ववर्ती विचारकों ने समाजवाद की हवाई योजनाएं की, इससे कोई मतलब नहीं भाई। पूर्ववर्ती विचारकों ने समाजवाद स्वप्नोक्लिय समाजवाद था नहीं। आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मार्क्स ने अपने सिद्धांतों को वैज्ञानिक समाजवाद कहा क्योंकि उसने एक वैज्ञानिक की भांति समाज के स्वरूप एवं विकास के नियमों की खोज करने का प्रयत्न किया। तो प्रश्न नंबर 15 पे कंफ्यूजन नहीं होना है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मार्क्स ने अपने सिद्धांतों को वैज्ञानिक समाजवाद कहा क्योंकि उसने एक वैज्ञानिक की भांति समाज के स्वरूप एवं विकास के नियमों की खोज करने का प्रयत्न किया था। आपका ऑप्शन सा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। मार्क्स से संबंधित नहीं है। कौन सा विचार मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो हम आपको बता देते हैं, मार्क्स से संबंधित कौन सा विचार नहीं है। ऑप्शन नंबर आ विशुद्ध अद्वैतवादी है। हाँ, ये संबंधित है। शिष्ट का मूल जड़ तत्व जड़ प्रकृति को समझता है। शिष्ट का मूल तत्व जड़ प्रकृति को समझता है। ये विशुद्ध अद्वैतवादी है। ये विशुद्ध अद्वैतवादी है। शिष्ट का मूल जड़ तत्व प्रकृति को समझता है। ईश्वर को मनुष्य की कल्पना की सृष्टि मानता था। ईश्वर को मनुष्य की कल्पना की सृष्टि मानता था। ये मार्क्स बोलता था ईश्वर कुछ नहीं है, ये मनुष्य की कल्पना है कि ईश्वर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दा है ऑप्शन, आत्मा का हम अनुभव कर सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं भाई, आत्मा का हम अनुभव कर सकते हैं, ये मार्क्स से संबंधित नहीं है और यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 मार्क्स से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का है। तो मार्क्स से
संबंधित नहीं है। विश्व का मूल एक चेतन सत्ता है, नहीं भाई ये गलत है, बस यही संबंधित नहीं है। विश्व का मूल जड़ प्रकृति है, ये सही है। निरंतर गतिशील बना रहना जल प्रकृति का स्वभाव है, ये भी सही है। प्रकृति और सुसंबंध और संयुक्त समष्टि है, ये भी सही है। पर विश्व का मूल एक चेतन सत्ता है, ये गलत। तो मार्क्स से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर आ, यानी कि आपका मार्क्स से संबंधित कौन सा विचार नहीं है? विश्व का मूल एक चेतन सत्ता है, यही संबंधित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। मार्क्स के अनुसार जड़ प्रकृति की निम्नलिखित विशेषता है। मार्क्स के अनुसार जड़ प्रकृति की निम्नलिखित विशेषता है। देखिए कौन कौन सी विशेषता है। जड़ प्रकृति स्वतः गतिशील है, सही है। जड़ पदार्थ में विरोधी तत्वों की उपस्थित रहती है, ये भी सही है। प्रकृति एक सुसंबंध और संयुक्त समष्टि है, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त तीनों ही विशेषताएं सही है। आपका ऑप्शन द सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। आंतरिक असंगतियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंतरिक असंगतियों का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला विद्वान कौन था? वो मार्क्स महोदय थे। आंतरिक असंगतियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मार्क्स जी ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तनों के, क्वेश्चन देखिए भाई, मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तनों के रूपांतर का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको इसको बताना है कि ये मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तनों के रूपांतर का नियम किससे संबंधित है? तो हम आपको बता देते हैं, ये मार्क्सवाद से संबंधित है। मार्क्सवाद से, मार्क्सवाद पे एक क्वेश्चन ही चल रहा। इस अध्याय से कोई क्वेश्चन बचने न पावे, ऐसा इस पे तैयारी करना है कि इस अध्याय से कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में आवे तो आपकी नजर से बचने न पावे। भौतिकवाद का उपासक कौन है? भौतिकवाद का उपासक, अरे भाई भौतिकवाद का उपासक मार्क्स ही हैं। भौतिकवाद के उपासक मार्क्स को ही माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। भौतिकवाद के उपासक कौन है? मार्क्स है। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी सही होगा, मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। मैंने हीगल का द्वंद्वात्मक तर्क अपने सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल खड़ा कर दिया। हीगल के बारे में उपरोक्त विचार किसने व्यक्त किया है? तो ये हम आपको पहले के प्रश्नों में बता चुका हूँ। ये विचार व्यक्त करने वाले थे मार्क्स। मार्क्स महोदय ने ऐसा विचार व्यक्त किया था, आपको पहले के क्वेश्चनों में बता चुका हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। मार्क्स से संबंधित है, मार्क्स से संबंधित विचारधारा पूछा गया है कि मार्क्स किस विचार को मानता है। तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। निजी संपत्ति पर आधारित उत्पादन व्यवस्था को खत्म करना, हाँ भाई ये मानता है, मार्क्स से संबंधित है। तो मार्क्स निजी संपत्ति पर आधारित उत्पादन व्यवस्था को खत्म करना चाहता है। समाजवादी संपत्ति पर आधारित उत्पादन व्यवस्था स्थापित करना चाहिए, हाँ भाई ये भी बोलता है। ये तीसरा को ऑप्शन पे आ जाइए, ये भी सही है, ये भी सही हुआ। वर्ग विहीन समाज की स्थापना भी करना चाहता है, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त तीनों सही है। आपका ऑप्शन द सही होगा, द ऑप्शन आपका सही है। निषेध का निषेध सिद्धांत किसके द्वारा किससे संबंधित है? निषेध का निषेध सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको ये बताना है। तो निषेध का निषेध सिद्धांत मार्क्सवाद से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में बताना है आपको। ऐतिहासिक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या है क्या? हाँ सही है। समाज के इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या
की विधि है, समाज के इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या की विधि है ऐतिहासिक भौतिकवाद। हाँ, ये भी सही है। समाज के विकास तथा इससे बदलने के नियमों की व्याख्या है, ये भी सही है। यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद से ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आपका ऑप्शन सही होगा द उपर्युक्त तीनों। आपका ऑप्शन यही आपका विकल्प सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। मार्क्स के अनुसार समाज के विकास का इतिहास। मार्क्स के अनुसार समाज के विकास का इतिहास आपको ऑप्शन देखना है पहले। धर्म के विकास के इतिहास है, नहीं भाई गलत, ये गलत है भाई। हिंसा के विकास का इतिहास है, ये भी गलत है। नैतिकता एवं विज्ञान के विकास के इतिहास, ये भी गलत है। फिर सही क्या है, आगे देखते हैं। उत्पादन तथा उत्पादन प्रणाली के विकास का इतिहास है, आपका ऑप्शन द सही है। मार्क्स के अनुसार समाज के विकास का इतिहास उत्पादन तथा उत्पादन प्रणाली के विकास का इतिहास है, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। एंजल्स के अनुसार मार्क्स का एक महान कार्य है। एंजल्स ने क्या, प्रश्न नंबर 27 देखिए। एंजल्स के अनुसार मार्क्स का एक महान कार्य क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, तो आपको हम बता देते हैं। मानव इतिहास के विकास के नियम की खोज था। एंजल्स के अनुसार मार्क्स का एक महान कार्य था मानव इतिहास के विकास के नियम की खोज था। ये एंजल्स महोदय ने मार्क्स के बारे में कहा। मार्क्स ने एक ऐसा कार्य किया कि मानव इतिहास के विकास के नियम की खोज किया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। मार्क्स के अनुसार इतिहास किसकी उत्पत्ति है। मार्क्स के अनुसार इतिहास किसकी उत्पत्ति है, तो मार्क्स के अनुसार इतिहास भौतिक शक्तियों की उपज है। इतिहास धार्मिक शक्तियों की उपज है, गलत। इतिहास राजनीतिक शक्तियों की उपज है, गलत। इतिहास सर्वहारा वर्ग की उपज है, गलत। आपका ऑप्शन सा सही होगा, इतिहास भौतिक शक्तियों की उपज है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। उत्पादन संबंधों तथा आर्थिक अवस्थाओं के आधार पर समाज के इतिहास को मार्क्स ने कितने रूपों में बांटा है। अब कितने भागों में बांटा है ये आपको बताना है। तो मार्क्स ने उत्पादन संबंधों तथा आर्थिक अवस्थाओं के आधार पर समाज को 5 भागों में बांटा है, 5 भागों में। मार्क्सवादियों के अनुसार पूंजीवाद का लक्षण क्या है। मार्क्सवादियों के अनुसार पूंजीवाद का लक्षण क्या है, तो कल कारखानों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का लक्षण है कल कारखानों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व, मजदूर वर्ग का शोषण, आंतरिक विरोध, यानी कि उपर्युक्त तीनों। आपका ऑप्शन द सही होगा। मार्क्सवादियों के अनुसार पूंजीवाद का लक्षण है उपयुक्त तीनों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। मार्क्स के अनुसार इतिहास की सभी घटनाओं और परिवर्तनों का मूल कारण भगवान की इच्छा है। ये कैसा क्वेश्चन भाई पूछ रहा है। नहीं भाई ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। विचार इतिहास का निर्माण करते हैं, विचार इतिहास का निर्माण करते हैं, ये भी गलत है। जलवायु एवं भौतिक परिस्थितियों का इतिहास पर प्रभाव पड़ता है, ये भी गलत है। सभी परिवर्तन भौतिक तथा अथवा आर्थिक तत्वों से होते हैं, यही ऑप्शन आपका सही होगा। सभी परिवर्तन भौतिक अथवा आर्थिक तत्वों से होते हैं, यही आपका आखिरी क्वेश्चन में यही आपका उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर द। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।